फ्रेंड्स, और टुडे हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का बेसिक ट्यूटोरियल, वेरी बेसिक पाइथन ब्रशअप। लाइक आप आधे घंटे में पाइथन का ब्रशअप करना चाहते हैं वो हम शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाइथन वेरिएबल से। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कुछ भी एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल जो कोई किसी भी टाइप का डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है वो वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल जैसे इंटीजर, फ्लॉट और स्ट्रिंग, इस टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो वो कर सकते हैं। पाइथन क्या होता है? डक टाइपिंग होती है, और वेरिएबल बिल्कुल बेसिक वेरिएबल जैसे हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप उसको हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि a इक्वल टू 3 किया, और तो यहाँ पे a का जो डेटा टाइप होगा और उस वेरिएबल का जो a यहाँ पे एक वेरिएबल है और 3 है, उसकी वैल्यू है जो a के में असाइन हो रहा है, और किसी मेमोरी लोकेशन में असाइन होता है। यहाँ पे a है, इसकी वैल्यू 3 यहाँ पे असाइन हो गया। a का टाइप क्या है? तो टाइप चलो चेक करते हैं, typ टाइप। यहाँ पे टाइप फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। तो typ टाइप, तो टाइप यहाँ पे पता चल गया इंट। हम चलो दूसरा टेस्ट करते हैं कि हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, और हम स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे कि कोई नाम ले लिया, जैसे नाम ले लिया बाबा बॉस, और हम चेक करते हैं ये इसका टाइप क्या है। तो हम टाइप चेक करते हैं कि ये है typ टाइप, ये है। तो टाइप यहाँ पे हो गया इसका स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आपको टाइप असाइन करने की ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से, और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए और वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंपल वेरिएबल नेम लिखेंगे, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लेंगे, और जो वैल्यू होगी उसको हम असाइन कर देंगे। सिंपल तरीके से वेरिएबल असाइनमेंट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हम आपने ऑपरेटर सुने होंगे, जैसे प्लस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड का ऑपरेटर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप फंडामेंटली काम में ले सकते हैं। ऑपरेटर कहाँ काम में आएंगे? जैसे आपको यदि मैथमेटिकली ऑपरेशन करना है, इवन टू स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट करना है, सो एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, ये जिनके लिए सारे ऑपरेटर हैं वो काम आ सकते हैं तुम्हारे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम दो वैल्यू लेते हैं, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5, और यदि हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस b करेंगे। a प्लस b का वैल्यू 9 हो गया। हम ऐसा और कर सकते हैं, ऐसा एक और चीज़ कर सकते हैं, हम a प्लस b को डायरेक्टली किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस b को असाइन किया तो इसकी वैल्यू c में आ गया, और c को हम प्रिंट करें तो उसका 9 वैल्यू आया। तो हम ऐसे जैसे नया वेरिएबल क्रिएट करके उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस करके मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ -1 वैल्यू आया, क्योंकि 4 - 5 मीन्स -1। अब यदि हम डिवाइड की बात करें तो जैसे हम डिवाइड की बात करें तो यदि a डिवाइड b करते हैं, राइट, a डिवाइड b करें, a डिवाइड b, हाँ, a डिवाइड b करते हैं और इसी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास में इसकी पॉइंटेड वैल्यू होती है। यहाँ पे एक बात समझनी है पाइथन 2 और 3 के अंदर। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ये इंटीजर है, लेकिन हमको a इंटीजर है और b इंटीजर है, लेकिन डिवाइड होने के बाद में हमारे पास में वैल्यू किस टाइप में आ रही है। टाइप चेक करें, यहाँ पे टाइप चेक करते हैं। टाइप चेक करने से पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे फ्लोट मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझो, पाइथन 3 के अंदर ये बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट है कि यदि आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पे फ्लोट मिल रही है। अब एग्जांपल है कि चलो यहाँ पे तो क्या सेम नहीं है, a को 8 करते हैं और b को 4 करते हैं, यानी ये 100% डिविजिबल है, यानी 8 में 4 का भाग जाता है। तो चेक करते हैं इसकी अभी वैल्यू क्या आएगा। तो अभी वैल्यू फ्लोट आ रहा है, प्रिंट करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं c की वैल्यू 2.0 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि, इसका मतलब सीधा सा फंडा ये है कि यदि इंट को इंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में अपन को फ्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये 2 और 3 का डिफरेंस भी है। जब 2 और 3 डिफरेंस पूछें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिवीजन के टाइम पे फ्लोटिंग पॉइंट हैंडल किया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पाइथन 2 में ऐसा नहीं है कि डिवीजन के टाइम फ्लोटिंग पॉइंट हैंडल किया जा रहा था। वो उसकी प्रॉब्लम से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि आपने फ्लोटिंग पॉइंट हैंडल नहीं किया तो पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू है वो जा सकती हैं। तो इस तरह से ये है। तो लेकिन मेन ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सब आपके यहाँ पे काम, ऐसे बहुत सारे अपन मल्टीप्लिकेशन और भी काफ़ी ऑपरेटर हम काम में ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं। चलो, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा समय आपका इसमें ज़्यादा इसमें लेंगे नहीं। आगे हम कंडीशन बात करते हैं, इफ एल्स को कैसे काम में लेते हैं।
इफ़ एल्स को काम में लेने के लिए इफ़ एल्स सिंपल है, इफ़ कोई भी इफ़ लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ लिखेंगे और उसकी यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बड़ा है छोटा है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। और यहाँ पे कोड है ना, यहाँ पे जो भी अपना कोड लिखना चाहते हैं, राइट हियर योर कोड, राइट हियर योर कोड, जो भी आपको कोड इस कंडीशन के अंदर लिखना है वो हम इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो इफ़ कंडीशन लगाएं, जैसे कि मैं कोई दो वेरिएबल लेता हूँ, जैसे दो वेरिएबल लेता हूँ कि a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 5 है, राइट। और यहाँ पे चेक करें कि a छोटा है b से, और यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो हम प्रिंट करते हैं कि यस, हम यहाँ पे करते हैं कि a, यहाँ पे ये करते हैं कि a लेस देन b, यहाँ पे a कंडीशन है कि यदि a लेस देन b है, यदि ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा a लेस देन b। तो यहाँ पे देखो ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया a लेस देन b, राइट। तो ये आपकी कंडीशन, तो इफ़ कंडीशन के अंदर कब जाएगा, जब वो ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो अंदर नहीं जाएगा। फॉल्स होगा तो हम जैसे एल्स कंडीशन लगाएं, यदि इफ़ में नहीं जाएगा तो एल्स में जाएगा, राइट। तो एल्स में जाएगा तो यहाँ पे चलो प्रिंट कर देते हैं एफ फॉल्स। सिंपल सी बात है कि ए बी से छोटा नहीं है, तो इस तरह से अपन कंडीशन इस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लूप की बात करते हैं। तो देखो लूप पाइथन में लूप कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से पाइथन में लूप लिखेंगे कि फॉर आई यहाँ पे एवरी आइट्रेटर का, यानी इंडेक्स पे जाने का आइट्रेटर है। यहाँ पे रेंज काम मिले, रेंज क्या करता है कि जैसे कहाँ से चलाना है आपको। तो मैंने 10 लिखा, तो 10 लिखा मतलब कि ये 10 टाइम्स चलेगा, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो आई को प्रिंट करने से पता चल जाएगा कि 0 से लेके 9 टोटल काउंट 10 है, क्योंकि 0 से काउंट करके 9 जाओगे तो टोटल काउंट 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 लिखा, 10 का मतलब कहाँ तक चला है प्रोग्राम, यानी अब यदि वैसे देखें तो n-1 तक चलता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो 0 से n-1 तक चलेगा। यहाँ 10 लिखोगे तो यहाँ 9 तक जाएगा। तो हमें से याद रखना है कि यहाँ 10 लिखने का मतलब ये नहीं कि 10 तक जाएगा, n-1 तक जाता है, और स्टार्टिंग एक पॉइंट पहले से होती है, 0 से होता है, राइट। तो इस तरह से फॉर लूप अपना रेंज को लेकर चल सकता है। अब फॉर लूप का यूज़ आगे बहुत कुछ है जो हम आगे वो बात करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है फॉर लूप में, एक दूसरा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, वाइल और देख लेते हैं। वाइल क्या होता है कि वाइल जनरली क्या होता है, फॉर लूप आपका चलता रहेगा, यहाँ पे अपने कंडीशंस नहीं रहेगा। लेकिन वाइल में क्या करता है कि यदि हमको किसी कंडीशंस पे लूप को ब्रेक करना है, जैसे कोई कंडीशन लिख दी, जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 100 लिया अपन ने, 1000 ले लिया, चलो। अब हम करें कि जब तक n की कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी तब तक लूप चलता रहे। और हम n को यदि हम डिवाइड करते रहे हैं, n डिवाइड बाई 10 करें, यानी n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करते हैं, और यदि n को प्रिंट करते हैं तो n को प्रिंट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक और पंगा है। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अपन को फ्लोटिंग पॉइंट मिल रहा है। तो फ्लोटिंग पॉइंट मिलने से कभी भी 0 होगा ही नहीं, राइट। 0.01 आ गया, तो 0.01 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये कभी ये लूप ब्रेक होगा ही नहीं। अब ये कभी लूप ब्रेक होगा ही नहीं। तो पाइथन की भी एक कंडीशन होती है, पाइथन इसको सिर्फ है ना कुछ 1000 लाइन या 100 लाइन्स को ही इस लूप को चलाएगा, इसके बाद में नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसको 0 करना है, कंडीशंस बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, पहली बार गया 10 से डिवाइड किया तो 100 आया, फिर दोबारा लूप चला, आगे अंदर गया, क्योंकि n यहाँ पे 100 है, यानी 100 0 नहीं है, तो बल्कि लूप दोबारा से फॉर लूप के अंदर जाएगा। अब फिर 10 से डिवाइड हुआ तो 10 आया, तो फिर 10 आया, 10 में, फिर 10 में जा सकता है, हाँ भाई 10 में भी लूप में जा सकता है। फिर 10 से डिवाइड किया 1 में भी जा सकता है। अब क्या करेंगे कि 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा, और इसको इंट में कन्वर्ट करने पे 0 आ जाएगा। 0 आ गया, 0 आने का मतलब होता है लूप ब्रेक होना, यानी n 0 है तो लूप ब्रेक हो जाए। तो वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू ट्रू हो। इसकी वैल्यू फॉल्स होते ही ये लूप इसके अंदर नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वाइल लूप का सीधा सा फंडा है कि अपन वाइल लूप लिखेंगे और कंडीशंस लगाएंगे, राइट। तो वाइल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, यानी वाइल लिखें और यहाँ पे कंडीशंस लिखें, कंडीशंस। अब कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, राइट। कंडीशंस ये भी हो सकती हैं कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। n की वैल्यू ये भी अपन लिख सकते हैं।
मान लो कि एन की वैल्यू अपन ने 10 से ऊपर लिखे, एन की वैल्यू 10 से ऊपर हो तब तक चलता रहे, तो इसको चलाने से देखो 10 के बाद में ये चला नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी एन की वैल्यू 10 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो इस तरह के यूज केसेस जो आते हैं जहाँ पे अपन को कंडीशंस के लिए लूप को ब्रेक करना होता है, वहाँ पे अपन पाइथन का प्रोग्राम वाइल लूप काम कर सकते हैं, वाइल लूप यूज में हम ले सकते हैं। ठीक है, दो फंडा हो गए वाइल एंड फॉर का। अब एक और चीज़ के लिए बात करते हैं, यानी स्टेटमेंट। यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट की बात, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया, बी आर ब्रेक हो गया, और पास हो गया। ये क्या है, अपने कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। तो अब इनको यूज़ कैसे करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को? कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सिंपल से मतलब जैसे फॉर लगाया, अब फॉर आई इन रेंज कर दिया, चलो हम इसको 100 तक चलाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रेक, यानी मैं कहना चाहता हूँ ब्रेक लगाना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये जब ये 10 तक चलेगा लूप, राइट, तो ब्रेक हो जाए। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ आई की वैल्यू इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है, तो ये लूप क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बी आर ए के ब्रेक हो गया। तो देखो अब इसको चेक करने के लिए प्रिंट तो लगाएं कि भाई हमें क्या गारंटी है कि भाई 10 बार ही चलाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, ये है। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये 10 तक चल के बंद हो गया, राइट। अभी आपको कंटिन्यू को समझना है, कंटिन्यू को समझने के लिए क्या करना है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के लिए क्या करना है कि जब भी हमें कोई वैल्यू मिल जाए तो अपने कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू प्रिंट 99 तक पहुँच गया, क्यों? क्योंकि 10 के बाद में हमने कंटिन्यू रखा है, राइट। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसके आगे कुछ नहीं करना। अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 10 होगी तो आगे प्रोग्राम नहीं चलाना है। तो मैं जो ये प्रिंट यहाँ कर रहा था, मैं इस प्रिंट को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चलाता हूँ, देखो 10 गायब हो गया होगा। देखो 9 के बाद में सीधा 11 आ गया। 9 के बाद में 11 आने का मतलब 10 प्रिंट हुआ ही नहीं, यानी इस लाइन पे पहुंचा ही नहीं कि आई बराबर जब 10 आएगा तो कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू मतलब कि यहाँ से ही लूप वापस ऊपर से चलना स्टार्ट हो गया, फिर 11 12 13 पर चल गया, राइट। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि जब भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे काम नहीं करना हो और हमें आगे प्रोग्राम को नहीं लेके जाना हो, उससे वापस से प्रोग्राम वही करना हो, तो सिर्फ 10 हमने सिर्फ 10 को मिस करने के लिए कंटिन्यू कर दिया है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमको ऐसे काम में लेना है, राइट। तो इस तरह से अपन को कंटिन्यू स्टेटमेंट काम में लेना है। तीसरा है पास। देखो पास क्या होता है कि किसी भी स्पेशल कंडीशन को पास करना है, राइट। तो अपन पास काम में ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, पास काम में लेना है आपको ये। अब जैसे यहाँ पर हमें 10 पे कोई मान लो कि हमेशा क्या कर रहे हो कि कोई नया वेरिएबल, मान लो कि आपको सिर्फ सब में एडिशन करना है, लेकिन i इक्वल टू 10 में एडिशन नहीं करना है, राइट। जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई और आप लिस्ट में से वैल्यूज़ को अपेंड किए जा रहे हो, लेकिन 10 को अपेंड नहीं करना है, राइट, है ना। तो सिर्फ आपको 10 नहीं, आपको 10 पे अपेंड नहीं करना है। चलो ठीक है, इसको मैं कुछ कंडीशन ऐसे लिख दूँ, आई जब 10 है तब तक पास होता रहे, राइट, ये है। और इसको चला देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 राइट, और ये हो गया आई इक्वल टू 10, ये हो गया। अब देखो पास के स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे आपको आई लेस देन 10 पे कोई काम नहीं करना है तो आप पास कर सकते हैं इसको, राइट। और इस पर कुछ एल्स कंडीशन में कुछ भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इवन आपको जैसे पूरा फॉर लूप भी आपको पास करना है कि कुछ करना नहीं है, मैं बस ऐसे कंडीशन लगा दी तो पास का मतलब था सिंपल पास, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने ऐसे फंक्शन बना दिया तो वो सिंपल पास काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 स्टेटमेंट अपने जो कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, लूप्स के बारे में फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए, रेंज कैसे काम में लेना वो क्लियर हो गया। अच्छा, रेंज का मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। ये रेंज के अंदर एक और चीज़ ऐसे लिख देते हैं कि आपको देखो रेंज के अंदर 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। देखो रेंज यहाँ पे पहला जो शुरुआत में इसमें 3 इंडेक्सिंग कर सकते हैं, 0 1 2 और इसको 4 0 1। तो जो पहला इंडेक्स तो है कि शुरू से कहाँ से शुरू करना है, दूसरा कहाँ तक जाना है, और जो तीसरा है
यहाँ पे तीसरा जो है वो ये बताता है कि कितने स्टेप को मिस कर करके बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो देखो 0 2 4 6 7, यानी तो यदि हम कुछ भी नहीं लिखते हैं ना तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 इंटरवल, जो तीसरा इसको बोलते हैं इंटरवल, राइट। थर्ड को अपन इंटरवल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट तो अपना हो गया बिग, तो बिगिनिंग हो गया और एंड हो गया और इंटरवल हो गया, INTER इंटरवल। तो ये जो रेंज के अंदर जो होता है, ठीक है, रेंज के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं इंटरवल। अब जैसे मान लो कि इंटरवल हम यहाँ पे 3 का देते हैं, ठीक है, तो देखो 3 का इंटरवल हो गया यहाँ पे। यदि इंटरवल 4 का देते हैं तो यहाँ पे 4 का इंटरवल हो गया, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ पे इसकी कंडीशंस होती है कि 0 स्टार्ट एंड बिगिनिंग एंड और इंटरवल, ये अपने रेंज के अंदर ऐसा कर सकते हैं। एक और चीज़ और कर सकते हैं रेंज के अंदर, वो है कि नेगेटिव इंडेक्स चलाना, राइट। जैसे आपको नेगेटिव यानी उल्टा चलना है। जैसे मैं बोलूँ कि 30 है, मैं बोलूँ चलो 10 है, 10 से 10 9 10 ऐसे अपोजिट चलना है, राइट। और कहाँ तक चलना है? -1 तक चलना है ना। और इंटरवल क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो प्रिंट करते हैं, देखो 10 9 8 7 0 0 1, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल चेंज भी कर दिया, देखो 10 8 6 5 4 0, ये सब ये इंटरवल अपन ने चेंज भी कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्स का अपन इंटरवल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंटरवल हो गया। इंटरवल यानी नेगेटिव इंडेक्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यदि आपको है ना, जैसे स्कूलों में जो पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, आपको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, राइट। तो जैसे पहाड़े बनाने हैं 2 का 4 का 5 का 6 का, जैसे यहाँ पे देखो 0 4 8, यदि 0 से नहीं करना, आपको 4 से शुरू करना है तो इसको यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो। तो 4 8 12 28, और पहाड़ा कितना तक 40 तक होता है, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो पूरा 40 तक करने के लिए, क्योंकि लास्ट का इंडेक्स लेता नहीं है तो इसको 41 करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका पूरा 4 का ये सब बनेंगे। तो इस तरह से जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ लूप्स के सारे जो कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट हो गए अपने। अब हम आते हैं लिस्ट पे। देखो लिस्ट को बेसिक लिस्ट कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कोई भी अपन लिस्ट बनाते हैं, कोई लिस्ट 1 बनाया, लिस्ट 1 बनाने के लिए अपन को सिंपल लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के लिए लिस्ट जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने छोटी मोटी एक लिस्ट बना दी। ये अपन ने एक लिस्ट ले ली छोटी सी। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि अपन ने डबल कर दिया, तो यहाँ अपने छोटी सी लिस्ट बनाई, ठीक है। तो ये अपनी एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट को इंडेक्सिंग करना। अब देखो इस लिस्ट को इटरेट कैसे करेंगे, लिस्ट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को चेक कैसे करें। तो इस लिस्ट को इंडेक्सिंग करने के लिए सिंपल फंडा होता है। जो पहला पॉइंट है वो 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग यहाँ से 0 से शुरू होती है और इस तरह से जाती है, तो इंडेक्सिंग है। अब जैसे आपको ये 3 ये निकालना है, ये कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 1 2 3, यानी 0 1 2, यानी 2 इंडेक्स पे 3 है। तो यदि आपको इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट 1 करके अपन 2 करेंगे तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज़ है, यदि पर्टिकुलर लिस्ट है, लिस्ट में आपको एक रेंज से दूसरी रेंज में जाना है। जैसे आपको लेना है, इस लिस्ट की स्लाइस करनी है। स्लाइस का मतलब टुकड़ा ही लेना है। जैसे आपको 2 से लेके 5 तक जाना है, 2 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो शुरुआती इंडेक्स है कोलन लगाना है। जैसे 2 से लेके 5 तक जाना है तो 2 से लेके 5 तक, यानी 2 यहाँ से लेके 5 तक जाना है तो 2 3 5। तो 2 से लेके 5 तक का मतलब होता है ये इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि वह 2 से लेके अगले 2 5 तो गए, नहीं, ये 0 से 2 को मिस कर देगा और 2 से लेके 5 तक को प्रिंट कर देगा। 2 से लेके 5 तक हुआ 3 3 4, यहाँ पे उसको प्रिंट, ये स्लाइसिंग बोलते हैं इसको, राइट। तो इस तरह से आप लिस्ट को स्लाइसिंग कर सकते हैं। लिस्ट में आपसे -1 लगा के ऐसा आप करना चाहें, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो लिस्ट में अलाउ नहीं है बट नंपाई में अलाउ है, ठीक है। तो ये बेसिक स्लाइसिंग होगी लिस्ट की। अच्छा, दूसरा लिस्ट का एक और प्रॉपर्टी है, जैसे आप इस लिस्ट को रिवर्स करना है, आपको लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक सिंपल फंडा है लिस्ट को रिवर्स करने का, ठीक है। कॉलन -1 लगेंगे, आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। देखो पहले 1 2 3 इस तरह से होगा, ये तरह से लिस्ट अपनी रिवर्स हो गई। तो ये लिस्ट को रिवर्स करने का फंडा हो गया। अब मैं तीसरी चीज़ एक और बताता हूँ, आपको लिस्ट को आइटरेट करना है। इन जनरली मैंने क्या था, इंडेक्सिंग के थ्रू बताया आपको, ऐसा कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब आइटरेट करना है, ऐसा आइटरेट कैसे करेंगे, तो आइटरेट करने के लिए आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो फॉर आई इन डायरेक्टली आप लिस्ट 1 लिखो, तो यहाँ पे आई यहाँ पे सिर्फ लिस्ट का एलिमेंट है, और यहाँ पे आइटरेट कर सकते हैं हर एलिमेंट को आइटरेट करने के लिए
आप यहाँ पे लिखो EL करोगे तो यहाँ पे EL पर पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट आपके प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो ये लिस्ट के एलिमेंट यहाँ पे आपके प्रिंट हो गए। इस तरह से हम अपनी लिस्ट को पूरा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हो। और दूसरा एक और है लिस्ट, या तो आप लिस्ट को डायरेक्ट आइटरेट कर सकते हो, लिस्ट को एक रेंज के थ्रू भी कर सकते हो। रेंज के थ्रू से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपकी लिस्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी। भाई लिस्ट लेंथ क्या है, ओके, तो लिस्ट लेंथ क्या है, LEN, लिस्ट लेंथ निकालने के लेंथ का एक छोटा सा फॉर्मूला है। लेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे तो लिस्ट 1 का लेंथ निकल गया। अब क्योंकि आपको जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन हमेशा क्या लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है। तो हमें जो लिस्ट का जो इंटीजर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, और ये लेंथ इंटीजर यानी टोटल लेंथ कितनी है वो लेंथ हमें मिलेगी। जैसे प्रिंट में करता हूँ इसको PRINT प्रिंट LILENG लिस्ट लेंथ करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। और ये देखो, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो मेरा जो पहला प्रिंट था, पहला जो प्रिंट क्या कर रहा था, मैं लेंथ को प्रिंट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहले प्रिंट में लेंथ को प्रिंट किया, उसके बाद में फोर लूप वाले प्रिंट आ गए 0 1 2 9। अब आपको यहाँ पे इस लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करनी है तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो, सिंपल, राइट। क्योंकि यहाँ पे आई यहाँ पे क्या है, इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है, राइट। तो इस तरह से है ना, इस तरह से तो दो तरीके से हम लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिस्ट लिख के उसको एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर इंडेक्स के थ्रू सबसे पहले रेंज लगाएंगे और रेंज के थ्रू अपन को उसको वो सब करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। और क्या होता है कि देखो लिस्ट क्या होती है, टपल की तरह इम्यूटेबल नहीं होती है। आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो, लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लिस्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ भी इस वैल्यू को अपडेट करना है तो आप इसको वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो, बट टपल में ऐसा नहीं कर सकते हो। अब टपल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अपन ने हाँ, नेस्टेड लिस्ट हम बना सकते हैं। तो जैसे नेस्टेड लिस्ट बनाना है आपको, तो लिस्ट, जैसे हमको कोई नेस्टेड लिस्ट बनाना, नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो एक लिस्ट ली, लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू ली अपने, जैसे 3 3 4 4 या कुछ वैल्यू ली, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक और लिस्ट बना ली ऐसे। तो हम इसके अंदर ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। एक और लिस्ट बना ली, ठीक है, ऐसे अपन लिस्ट बना सकते हैं। और हर एक लिस्ट देखो प्रॉपर्टी वही रहेगी, क्योंकि लिस्ट डायनेमिक, यहाँ पे डेटा टाइप किसी, इसके अंदर कोई दूसरा डेटा टाइप भी अपन पुट कर सकते हैं, डेटा का कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग पुट करना, तो स्ट्रिंग का भी कुछ पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना लिस्ट का फंडा। यहाँ पे एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट लग गया, तो ये हो गया। और एन लिस्ट करेंगे तो ये लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप ये पूछेंगे कि इसको आइटरेट कैसे करेंगे, सेम फंडा है। यदि आप इस लिस्ट को आइटरेट करना है तो वो सेम तरीके से आप आइटरेट करेंगे। फॉर EL इन, ये एन लिस्ट आएगी, ये एन लिस्ट अपन ले लेते हैं, और इसको आइटरेट करने का भी सेम फंडा। और यदि प्रिंट कर देंगे, EL को प्रिंट करें, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे 33 है, 1 इंडेक्स पे 33 है, 4 पे 2 इंडेक्स पे 4 है, और 3 इंडेक्स पे ये लिस्ट पूरी, राइट। तो आप समझो इस चीज़ को, 3 इंडेक्स पे पूरी लिस्ट है, और 4th इंडेक्स पे ये पूरी लिस्ट है। तो एक इंडेक्स पे पूरी लिस्ट है यहाँ पे, तो इस तरह को नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। अब इसने जब पहली बार फॉर लूप चलाया तो उसने लिस्ट ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर वो नहीं जाएगा, इसके वो ऐसे ही जाएगा, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकती है। अब इसको भी आइटरेट करना है ना आपको, ठीक है, तो इसको ये वैल्यू जो मिली है उसके अंदर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने वो आपको बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ टपल्स को लेके। मैंने वेरी बेसिक पाइथन फंडामेंटल के हम जा रहे हैं, बाकी एडवांस बिल्कुल लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। लिस्ट को अपडेट करने के, जैसे कि हम ये लिस्ट की 33 की वैल्यू है, इसको अपडेट करना है, राइट। तो 33 कौन सा इंडेक्स पे है, 33, हाँ चलो इसकी वैल्यू अपन 56 कर लेते हैं। अब 33 की है 1 इंडेक्स पे है, राइट। तो 1 इंडेक्स लेंगे, इसकी वैल्यू क्या रखनी है, जैसे कि इसकी वैल्यू ये रखनी है। तो ये वैल्यू अपडेट का मतलब था असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के ऐसे अपन इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको चलो इसको प्रिंट करते हैं, क्या आता है, अपडेट हो गई। तो इस तरह से क्या होता है कि लिस्ट की वैल्यू को अपन अपडेट कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत से ऑपरेशन है लिस्ट की
लास्ट वैल्यू कैसे लेंगे, तो लिस्ट, ठीक है। तो चलो बेसिक का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का अपन थोड़ा बेसिक और कर लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस कैसे काम करता है, राइट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, कॉम्प्रिहेंस, चलो स्पेलिंग का कुछ हो सकता है बट मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा समय स्पेलिंग बर्बाद ना करके। कॉम्प्रिहेंस, तो ये जैसे कोई भी लिस्ट है, मैंने एक एन लिस्ट ले ली, एन लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 ये अपने लिस्ट ली। अब लिस्ट कंपेरिजन्स क्या होता है कि लिस्ट के अंदर कुछ ऑपरेशंस करना, वो लिस्ट कंपेरिजन्स कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर एक लिस्ट के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई एवरी लिस्ट एलिमेंट बाई 2। आपको हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, तो आप बिल्कुल सिंपल है, लिस्ट कंपेरिजन्स के थ्रू आप वेरी इजीली, वेरी बेसिकली इसको कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर, राइट। तो इसको करने के लिए सिंपल सा फंडा है। और देखो हमें क्या करना है कि जैसे कि एक नई लिस्ट ली, फोर लूप लगाया, इस फोर लूप के अंदर एक छोटा सा फोर लूप लगाना, आई इन EL एलिमेंट है ना, एलिमेंट इन जो एन लिस्ट है, एन लिस्ट, ये एन लिस्ट ले ली। अब ये एन लिस्ट ली, जो EL आया है इसको अंदर यहाँ इसे फोर लूप से पहले लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या होगी, ये ऐसी लिस्ट बनेगी जो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो कहने का मतलब था कि सिंपल राइट। तो पहले ऑपरेशन करेंगे और फिर फोर लूप लगाएंगे। तो फोर लूप से पहले यहाँ पे अपन लिख देंगे ऐसे। यदि आपको कंडीशंस लगानी है, राइट, कुछ कंडीशंस भी लगानी है, कंडीशंस भी कलेक्शन है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको ओड इवन नंबर लेने, क्या लेने हैं, इवन नंबर निकालने हैं, राइट। केवल आपको इवन नंबर निकालने, तो क्या करोगे आप, तो इवन नंबर निकाले, इससे भी अपन क्या लिस्ट कंपेरिजन्स कर सकते हैं। लिस्ट कंपेरिजन्स करने के लिए सिंपल से ये लेंगे। अब यहाँ पे इवन नंबर लिखा था एलिमेंट, अब यहाँ पे सिंपल एलिमेंट ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है, एंड में लगाना है। इफ कंडीशन लगाना है कि यदि एलिमेंट जो होगा वो शुड बी डिविजिबल बाई 2, और यदि ये चीज़ ट्रू है, राइट, तो एलिमेंट यहाँ पे आ जाए। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी, इसको लेते हैं लिस्ट को, तो यहाँ पे देखो 23 3 5 5 ये सब हट गया, सिर्फ ये आ गया, राइट। तो देखो यहाँ पे अपन ने, देखो ऑपरेशन करना है नहीं करना आपकी चॉइस है। अब आपने क्या किया, देखो ये वर्क कैसे करता है। पहला एलिमेंट फॉर लूप उठाएगा और नई लिस्ट जो बना रहा है उसमें डालेगा। अब जो नई लिस्ट में डालने से पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया, राइट, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहला एलिमेंट उठाया और सबसे पहले अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं, एलिमेंट उठाया और उसको बाद में चेक किया कि ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है। 2 का डिविजिबल है तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में, नई लिस्ट में। नहीं है तो फोर लूप के अंदर वापस जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, राइट। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 2 से मत करो, आप 3 से कर दो, ठीक है। तो 3 से कर दो, और यहाँ पे आप इफ कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकती हो कि यदि EL यदि डिविजिबल बाई EL को 2 से भाग जाता पूरा तो ही यहाँ पे प्रिंट हो। देखो सिर्फ वही वैल्यूज आई हैं जिनका 2 को पूरा भाग गया है। तो मेरा यहाँ पे 2 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़, जो लिस्ट कंपेरिजन है उसके अंदर ऑपरेशन कैसे करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए कुछ भी यदि ऑपरेशन करना है या नहीं करना आपकी चॉइस है। आप फॉर लूप लिखेंगे, उससे पहले आपको एलिमेंट जो ये इंडेक्स आ रहा है वो लेंगे, एलिमेंट आएगा और उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लिस्ट कंपेरिजन के अंदर ही आपको लिस्ट कंपेरिजन के अंदर ही इफ़ कंडीशन कैसे लगानी है। तो इफ़ कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं लिस्ट का। इवन दो लिस्ट के साथ में भी आप खेल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि यदि आपको और कंडीशन लगानी है वो इधर लगाना है, लेकिन फाइनल वैल्यू इधर लिखनी है, राइट, इस तरह से। तो लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें समझ में आना।
अब मैं एक और चीज़ लिस्ट कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे दो लिस्ट हैं, जैसे मैंने L1 लिस्ट ली, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये L1 लिस्ट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगे, छोटी लेता हूँ। और मैं L2 लिस्ट लेता हूँ, L2 लिस्ट लेता हूँ 3 3 3 3 5, तो सेम लेंथ की है लिस्ट दोनों। अब मैं करूँ कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें इसको, L1 L2 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके मेरे को लिस्ट 3 मिले। क्या मिले? लिस्ट 3 मिले। तो मैं को लिस्ट 3 बनाता हूँ और इसको लिस्ट कंपैरिजन से मैं डालता हूँ, राइट। और अब मैं शुरू करता हूँ। तो पहला तो मैं कर रहा हूँ कि हर दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 जो एलिमेंट 1 है 4 EL1 और इन L1 जो लिस्ट है, ऐसे ही मैंने एक और 4 लगाया 4 EL2 इन L2, ये कर दिया। अब मैंने कहा था कि आगे जितने भी ऑपरेशन हो इधर लिख सकते हो, लेकिन फाइनल इधर लिखना है। जो EL1 और EL2 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी EL1 मल्टीप्लाई EL2, ठीक है। इसको चला देंगे तो अपना L3 मिल जाएगा। L3 क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन का है, राइट या रॉन्ग? राइट। तो इस तरह से ये अपना लिस्ट कंपैरिजन है। अब हम थोड़ा और भी बहुत सी चीज़ें दें, जैसे आपको लेमड़ा काम में लेना है, राइट। लेमड़ा काम में, अब लेमड़ा क्या होता है, चलो इसका मैं आगे जाने से पहले लेमड़ा भी बता देता हूँ। LAMBDA, देखो लेमड़ा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको इन जनरल क्या होगा, मैं करूँ कि दो चीज़ों का कोई लिस्ट है, ठीक है, जैसे कोई भी लिस्ट आप ले रहे हो, लिस्ट A लिया, जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई अपन ने, ये लिस्ट बनाई 2 3 ये कोई लिस्ट बनाई है। अब मैं कर रहा हूँ कि आप हर एक लिस्ट में हर एक लिस्ट में आप कुछ चीज़ ऐड कर दो। जैसे मैं कहता हूँ हर एक एलिमेंट में 5 ऐड करना है आपको, तो क्या करो, एक फंक्शन बनाओ एडिशन का, डिफ एडिशन का आप फंक्शन बनाओगे, ठीक है, और उसमें कोई एलिमेंट पास करोगे, ठीक है, कोई वैल्यू पास करोगे और उसमें से और रिटर्न क्या करोगे, वैल करके इसमें 5 ऐड कर दोगे, यानी ये फंक्शन क्या है, कोई वैल्यू आएगी उसमें 5 ऐड करके भेज देगा, ठीक है। अब इतने बड़ा फंक्शन लिखने की ज़रूरत है नहीं, यदि छोटे छोटे लॉजिक लिस्ट कंपैरिजन में लिखने हैं तो लेमड़ा भी काम में ले सकते हो। अब इसको करने के लिए लेमड़ा एक्सप्रेशन कर सकते हो। लेमड़ा करने के लिए जैसे मैं कोई इस फंक्शन का लिया तो LAMBDA, तो लेमड़ा में क्या होता है, यहाँ पे तो वेरिएबल आएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन है। यहाँ पे तो x तो वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है। एक्सप्रेशन क्या किया अपन ने, जैसे x तो इसका वेरिएबल आ गया, जैसे जो पास करना होता है, राइट, पैरामीटर, और ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, जैसे 5 ऐड करना है, बस सिंपल इतना करना है, ठीक है। अब जो ऐड, इसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 7 पास किया तो इसकी वैल्यू 12 आ रही है। ऐसे यदि मान लो मैं इसको करता हूँ, फू को काम में लेता हूँ, 7 फू काम में लेता हूँ तो भी वैल्यू 12 आ रही है, मतलब कि ये और फंक्शन दोनों काम सेम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब था कि एक लाइन में तुम्हारा काम हो रहा है, तो वो तो ईजी है, मतलब कि कोड लिखना। ये ईजीनेस के लिए है कि आपको एक लाइन के अंदर आप एनोनिमस फंक्शन कैसे बना रहे हो। अब ऐसे ही मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी, जैसे XY देना है, आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे दिए XY करके, ठीक है। और ऑपरेशन आप कुछ भी कर सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी कर लो आप। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक बार में एक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे जो होगा एक्सप्रेशन रिटर्न आएगा ये वापस, तो जो आप यहाँ पे करोगे वही आएगा। जैसे आप यहाँ पे दो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए, राइट, तो 2 आर्ग्यूमेंट पास किए यहाँ पे, जैसे 2, तो यहाँ पे 8 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। ये आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने भी आर्ग्यूमेंट आप एक्सप्रेशन में ले सकते हो, जैसे 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 ले सकते हो, राइट। तो जो कोलन है, कोलन से पहले आर्ग्यूमेंट होता है, कोलन के बाद में ऑपरेशन होता है। हाँ ऑपरेशन एक,
राइट। इवन आपको जैसे कॉमा लगा के लिखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है, राइट। आप ऐसे कॉमा लगा के आगे मल्टीपल नहीं कर सकते, बस एक ही एक सिंटेक्स में आपको ऑपरेशन लिखना है, राइट, वो एक ही होगा, वो आप जो बता रहे हो सही। तो ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स वाई जेड, अच्छा इसमें जेड नहीं है, ठीक है, एक्स वाई, अच्छा इसका तीसरा वैल्यू पास करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लेमड़ा, अब मैंने लेमड़ा बताया, लेकिन लेमड़ा का यूज़ नहीं बताया ना अभी, ठीक है। अब लेमड़ा का यूज़ जैसे इस लिस्ट में आ जाएगा, मैंने ये लिस्ट बताई, अब इसमें से 5 ऐड करना है, कैसे करोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट कंप्रेशन करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट कंप्रेशन करूँगा। अब मैंने बताया था ना कि 4 लिखना है, 4 एलिमेंट इन जो लिस्ट है, लिस्ट 2। अब यहाँ पे जो लेमड़ा फंक्शन अपन ने बनाया, वो लेमड़ा यहाँ पे सीधा अपन लेमड़ा लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लेमड़ा एक्स लिखा, और क्या करना है यहाँ पे आपको 5 ऐड करना है, ऐड कर दिया। लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है, तो एक्स को एलिमेंट लिखो, राइट। तो इस तरह से अपन करेंगे, तो इस तरह से अपन की ये जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेमड़ा की ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट पास होता है। ऑब्जेक्ट नहीं पास करना चाहते हो, राइट, तो इसका इसकी वो आपको एज ए इसकी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट पास हो गया यहाँ पे। या सिंपल जैसे मैं बोलूँ कि आपने इसको फूड डिफाइन किया आपने ऐसे, तो ओके, जैसे कि इसी को मैं ले लेता हूँ x कोमा x + 5, तो आप डायरेक्ट भी है ना, इसको डायरेक्ट लिख सकती हैं और इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके 2 हैं, या तो आप लेमड़ा वाले फंक्शन को कॉल कर लो, कई तरीके हैं लिखने के। अब मैंने लेमड़ा भी लिख के बताया था आपको, और आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे EL पास करना है, राइट, EL पास किया, इसको चलाना पड़ेगा ना पहले, ठीक है, ये हो गया, EL पास किया, तो देखो हमें 5 ऐड हो गया, राइट, ऐसे हो गया। तो फिर इसकी जरूरत नहीं है 2 लाइनों वालों की, हमारा काम एक में होगा, तो वो सिर्फ समझाने के लिए कहा। तो लेमड़ा इस तरह से अपना काम में ले सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से लेमड़ा फंक्शन हो गया। अब हम यदि बात करें तो टपल्स देखो, यदि आपको लिस्ट समझ में आ गई तो टपल भी समझ में आ गया। लिस्ट कंप्रेशन को टॉपिक को अपन आगे और डिटेल में लेंगे अगले पार्ट 2 के अंदर। तो और भी सिर्फ लिस्ट कंप्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैप रिड्यूस भी होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं एंड में आपको ब्रीफली बता दूंगा। वैसे तो मैं अभी कुछ मिनटों में ये सेशन को ख़त्म करता हूँ। देखो टपल क्या होता है, कोई भी जैसे आपने टपल बनाया, टपल बनाया, टपल सिर्फ राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। मेन प्रॉपर्टी होता है कि ये इमिटेबल होता है। जिस तरह से आप है ना वैल्यू अपडेट कर रहे थे ना, यहाँ पे आपने वैल्यू अपडेट करना बताया था, तो इस तरह से आप वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं। टपल बिल्कुल इमिटेबल होता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टपल बनाया, ठीक है, और यदि आप इस 3 को बदलना चाहें, आप टपल आप 3 को बदलना चाहें तो आपका, मैं देखो 3 का मतलब है 1 इंडेक्स, और देखो ये एरर दे देगा, टपल इज़ नॉट सपोर्टेड आइटम असाइनमेंट, राइट। तो टपल आप चेंज नहीं कर सकते। मेमोरी, और ये क्या होता है, एफिशिएंट होता है, यदि क्योंकि इसमें चेंज कुछ करना नहीं होता है और फिक्स्ड होता है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट भी होता है। यदि आपको चेंज नहीं करना है, यदि जैसे जेसन रेस्पॉन्स भेजना है, कहीं भी कुछ करना है, तो आपको चेंज कुछ करना नहीं है, तो आप इसमें ऐसा काम में ले सकते हैं। तो टपल की एक अच्छी प्रॉपर्टी है। तो टपल इस तरह से होती है। आगे हम बढ़ते हैं डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी का सिंपल जो कोई भी डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी का सिंबल होता है अपना ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर की वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, जैसे कि ये तो अपनी कीज़ होती हैं, जैसे की 1, और वैल्यूज़ में कुछ भी अपन वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि वैल 1, राइट। तो पहला होता है वो की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। ऐसे मल्टीपल की वैल्यू अपन इसमें डिक्शनरी में पुट कर सकते हैं। तो जैसे की 2 पुट किया और वैल 2 पुट किया, तो की वैल्यू हो गया। यहाँ पे की वैल्यू, यहाँ पे एरर इसलिए आया है, इसका एक रीज़न है बिहाइंड दैट कि यहाँ पे कॉमा लगाया, ये लगाना था। इसको यदि हम प्रिंट करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिक्शनरी है। अच्छा, ये तो मैंने क्या है, डायरेक्ट डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। अब मैं बताऊँगा डिक्शनरी में आगे अपडेट कैसे करेंगे।
ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक और की नई की ऐड करनी है, राइट, नई की ऐड करनी है तो नई की सीधा सिंपल सा तरीका, नई की ऐड करने के लिए नई की लिख लो की 3, राइट, ऐसे की 3 लिख लो और इसकी वैल्यू जो भी लिखना है, ठीक है, जैसे वैल्यू लिखना है बाबा बॉस, राइट, तो अपना ये इसकी वैल्यू आप प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू ऐड हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो नया नया की ऐड हो गया, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट कि हम सेम की दोबारा ऐड कर सकते हैं क्या? देखो सेम की आप दोबारा ऐड करोगे तो कोई एरर नहीं देगा वो। जैसे मान लो कि ये की नंबर 2 है, की नंबर 1 ही है, जैसे की नंबर 1 है, ये जो की नंबर 1 है इसी को लेते हैं, की नंबर 1 को दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं, ये मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। देखो प्रिंट करता हूँ की नंबर 1 में क्या आ रहा है, इसने क्या है महेश की वैल्यू को अपडेट कर दिया। ऐसा नहीं कि नई की ऐड की है, राइट। तो क्या करते हैं अब सेम की दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अब ये तो मैंने बताया कि जब नई आप सेम की वैल्यू अपडेट कैसे होती है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं एक डिक्शनरी फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। मान लो पहली की लेके मैंने 1 लिया, ठीक है, और कुछ भी इसकी वैल्यू ले ली। दूसरी की भी यदि मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू लेगा बताओ? हाँ, अब मैंने 2 की सेम ले ली, 1 और 1, राइट। मैंने 2 की सेम ले ली, चलो आपको ऐसे 1 से समझ में नहीं आता है तो मैं ऐसे करता हूँ, की 1 ले लिया और मैंने 2 की सेम नेम से ले लिया, राइट। यानी ये भी की 1 है और ये भी की 1 है, की का नेम सेम है, की 1। तो या इस डिक्शनरी में दोनों की रहेंगी या एक रहेगी? एक रहेगी तो ये वाली रहेगी या ये वाली रहेगी? पहली वाली रहेगी। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, हाँ देखो आंसर समझ में आया, पहली वाली नहीं है, एंड वाली है, राइट। तो ये क्या करता है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड की होती है ना उसी को लेता है, राइट। तो आप 2 की डालोगे तो ये लास्ट वाली लेटेस्ट अपडेटेड को ही लेगा। इस तरह से है ना, डुप्लीकेट की आप पुट नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर, राइट। नेस्टेड डिक्शनरी आप बना सकते हो, जैसे कि नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बनाना है। जैसे मैं ये अभी एक और डिक्शनरी बना लो इसके अंदर, वो नेस्टेड डिक्शनरी हो गया, राइट। नेस्टेड डिक्शनरी बना ली तो इसकी वैल्यू कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नेस्टेड डिक्शनरी का क्या मतलब क्या होता है भाई? डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बना लेना, नेस्टेड डिक्शनरी होता है। प्रिंट करो, प्रिंट करने से पता चल जाएगा अपन को कि ये फंडा क्या है। ये अपनी नेस्टेड डिक्शनरी है, राइट। ये नेस्टेड डिक्शनरी है। नेस्टेड डिक्शनरी यानी इसकी की डेटा है और वैल्यू इसकी डिक्शनरी है। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब ये है, राइट। आप की डिक्शनरी बना सकते हैं क्या? या की कोई डेटा टाइप हो सकता है, की या स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है क्या? ये कई प्रकार के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल लेके देखते हैं पाइथन क्या आंसर देता है इसका, राइट। जैसे कोई डिक्शनरी dict2 बनाते हैं, ठीक है। अब क्या की, जैसे इसकी की बनाए कोई भी की लिस्ट हो सकती है क्या? चलो करके देखते हैं की लिस्ट हो सकती है क्या। चलो हमने देखता है कि की वैल्यू तो हो सकती है, लिस्ट हो सकती है क्या, राइट। तो अनसेफेबल टाइप लिस्ट, राइट। ये बोल रहा है कि अनसेफेबल टाइप लिस्ट यानी की लिस्ट नहीं हो सकती। अब चलो ये चेक करते हैं कि की क्या डिक्शनरी हो सकती है क्या, करें चेक, चलो करते हैं। जो की एंड वैल्यू फॉर्मेट होता है अंदर इनसाइड डिक्शनरी के अंदर, कॉलम से पहले की होती है, कॉलम से बाद में वैल्यू होता है, राइट। कॉलम से पहले आपका क्वेश्चन है कि आप की एंड वैल्यू कैसे ले रहे हो। तो देखो की एंड वैल्यू फॉर्मेट होता है, हमने इतनी देर में क्या बात की भाई हाँ, तो की यही तो की लिया अपन ने। हम ये चेक कर रहे हैं कि की क्या लिस्ट हो सकती है क्या, यानी कॉलम से पहले की होता है तो क्या लिस्ट हो सकती है क्या? की नहीं हो सकती, ये हमने बात की है। की क्या डिक्शनरी हो सकती है? की डिक्शनरी हो सकती है क्या? है नहीं हो सकती, की डिक्शनरी भी नहीं हो सकती, राइट। की सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है। आप सिर्फ स्ट्रिंग को की बना सकते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो इसकी वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। वैल्यू के अंदर लिस्ट डाल दी मैंने,
तो वैल्यू के अंदर लिस्ट आएगा लिस्ट वैल्यू के अंदर। हाँ हेलो कि इंटेजर, हाँ इंटेजर हो सकती है कि चेक करें, चलो आपको बताते हैं इंटेजर। ठीक है, अब मैं जैसे की इंटेजर ऐड करता हूँ, हटा दूँ, तो यहाँ पे मैंने ये की ऐड करी 34, तो की इंटेजर हो सकती है। तो यहाँ पे की इंटेजर और स्ट्रिंग हो सकती है, बाकी लिस्ट टपल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह समझने में। तो ये मैंने बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिक्शनरी का कुछ चीज़ें बताई हैं। अब देखो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है पाइथन का, राइट। और जेसन क्या होता है, जेसन का स्ट्रक्चर डिक्शनरी के स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो जेसन होता है कि जेसन में जैसे उसको डंप करेंगे तो उसका एक बाइट फॉर्मेट बनेगा जो वेब में रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या गेट रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। डिक्शनरी डेटा टाइप डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है जेसन का वो की वैल्यू रहता है, राइट। लेकिन उसका जो इसको इसको जेसन में डंप करने का मतलब होता है कि एक बाइट स्ट्रिंग बन जाएगी, वो जेसन की स्ट्रिंग बनेगी, राइट। तो उसको जेसन बोलते हैं, राइट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो वो नोटेशन होता है और वो क्या होता है कि रेस्ट एपीआईज़ के अंदर वो यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करने रिसीव करने के अंदर। बाकी सेम होता है, स्ट्रक्चर वाइज सेम होता है, बस ऑब्जेक्ट वाइज अलग होता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो ये जेसन होता है। जेसन उसका टाइप जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है वो एक बाइट स्ट्रिंग होती है। जैसे आप इसको, हाँ जैसे बाइट स्ट्रिंग, जैसे कि जेसन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो जेसन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग होती है। और डिक्शनरी का डेटा टाइप क्या होता है, डिक्ट होता है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इंपोर्ट एक JSON लिया, ये जेसन मॉडल लिया मोटापन ने, और ये जो अपनी dict2 है इसको जेसन में डंप करते हैं, राइट। तो जैसे ये जे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जे ऑब्जेक्ट बनाया और JSON किया, तो जेसन किया DUM, डंप का मतलब होता है इसको जेसन में लोड कर देना, राइट, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देना, राइट। ये होता है जंप का मतलब, तो इसको कन्वर्ट किया, राइट। तो डंप्स ऐस होगा ये अब इसको प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते ये दिख कैसे रहा, ये स्ट्रिंग बनी नहीं, क्या बनी, स्ट्रिंग बनी, राइट। यहाँ पे कोमा गया ना ये, राइट। अभी उससे पहले क्या था, ये डिक्शनरी है, देखो यहाँ पे आ रहा है कोमा, नहीं आ रहा ना, तो ये तो डिक्शनरी है बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गया, उसको जेसन स्ट्रिंग बोले, राइट। हाँ यहाँ पे अब इसका टाइप भी देखो, यहाँ पर टाइप है, यहाँ पे टाइप इसका स्ट्रिंग आएगा, जैसे जेसन में डंप करोगे तो टाइप इसका स्ट्रिंग आएगा, बट यहाँ पे टाइप करते हैं इसका क्या आएगा, राइट, इसका टाइप डिक्ट आएगा। तो जेसन होता है एक तरह से स्ट्रिंग ही होती है, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, और डिक्शनरी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है। तो वो सब हो सकता है जो, क्योंकि डिक्शनरी में हो सकता है वो जेसन में भी हो सकता है, राइट, क्योंकि डिक्शनरी से जेसन बना रहे हो आप, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने नेस्टेड जेसन नेट से डिक्शनरी बनाया, अभी इसी डिक्शनरी को आप यदि जेसन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये जेसन ये स्ट्रिंग बन जाएगी, नहीं बनेगी। अभी इसी को कन्वर्ट करें हमें, देखो, और प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट किया तो देखो बन गया है, देखो जेसन वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि की एंड वैल्यू फॉर्मेट प्रॉपर है कि नहीं है, और वो शुड बी डबल कोट, की एंड वैल्यू शुड बी डबल कोट। यहाँ पे आप कुछ भी करो ये डबल कोट में होना चाहिए, की एंड वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब डबल कोट में होंगी। वैलिडेट इसलिए करते हैं कि उसका फॉर्मेट तो सही है, कहीं ना कहीं आपने गलत नहीं, यहाँ पे सिंगल कोट तो नहीं लगा दिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ हाँ देखना ही वैलिडेशन है, आप उसका कोड लिख लो, चेक कर लो, एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम कोड लिख लो कि नहीं वो उनका वो जो, हाँ वो जेसन लिंट है वो वैलिडेशन का उसका कोड लिखा हुआ है, और कोड क्या होता है वो चेक करता है एक लाइन बाय लाइन जाके कि ये डबल कोट है क्या नहीं है, डबल कोट है कि नहीं, ऐसे लाइन बाय चेक। वैलिडेशन का मतलब होता है कि की एंड वैल्यू फॉर्मेट प्रॉपर है क्या नहीं है, डबल कोट हर जगह है क्या नहीं है, ऐसे वो चेक करता है,
तो आप भी अपना फॉर लूप का प्रोग्राम लिखो और चेक करो। यदि आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो जेसन लिंट पे चले जाओ, राइट। ऐसे अपन इन दोनों में कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होता है कि जेसन को वैलिडेट कैसे किया जा सकता है, राइट। तो चलो फंक्शन शुरू करते हैं। देखो फंक्शन का बेसिक मैं फंडा बताता हूँ, बाद में आपको देखो फंक्शन तो पता ही है। अब फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। फंक्शन सिर्फ डिफ से शुरू करते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे अपन ने कोई फंक्शन का नाम लिखा, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन, आपने इसे फुल ये फंक्शन बनाया, राइट। इसके अंदर प्रिंट किया और ये अपना प्रिंट कर दिया, आपने कुछ भी प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, तो ये फंक्शन है आप। और इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, सिंपल फंक्शन इस तरह से कॉल किया जाता है, फंक्शन नाम और ब्रैकेट लगाया, फंक्शन कॉल किया जाता है। ये तो पहली परिभाषा होगी फंक्शन की। अब फंक्शन के में क्या होते हैं, आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। तो जो फंक्शन के आर्गूमेंट होते हैं, फंक्शन के यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं कि फंक्शन जैसे मैंने ए पास किया, कॉमा बी पास किया, 2 आर्गूमेंट पास कर दिए। अब इन आर्गूमेंट को बोलते हैं फॉर्मूला आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला आर्गूमेंट। हाँ, फॉर्मूला आर्गूमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आर्गूमेंट ले सिंगल है, ये फॉर्मूला आर्गूमेंट हो गए। अब जैसे इस आर्गूमेंट का करना क्या है आपको कि भाई एडिशन करना है, इन आर्गूमेंट का आपने क्या किया, एडिशन किया। आप इन आर्गूमेंट को अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडिशन में यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया, ऐसे एडिशन में यूज़ किया आपने इस आर्गूमेंट को, तो आप इन आर्गूमेंट को एडिशन में यूज़ कर सकते हैं। और आपको कॉल करते हुए आर्गूमेंट पास करने चाहिए, राइट। ए और बी को ऐड किया तो 3 और 4 पास किया तो आपका 7 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसकी वैल्यू को रिटर्न करनी है तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता है, RETU, रिटर्न स्टेटमेंट A + B, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ये तो हो गया। अब मैंने बताया फॉर्मूला आर्ग्स। अब एक और चीज़ बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट आर्ग। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, DFAULT, डिफ़ॉल्ट आर्ग्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग क्या होता है कि यदि मैं कोई ऐसा आर्गूमेंट दूँ जैसे कि नेम, और कोई डिफ़ॉल्ट नाम दे दूँ, जैसे बाबा होगा, मैंने डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया, ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो गया, राइट। और ये नेम मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, ऐड बाबा वो सारे, तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होगा। अब देखो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट मैंने दिया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट है, तुम यहाँ पे पास करोगे तो भी तो ये इसको ले लेगा, और पास नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ले लेगा, तो पास करोगे तो ये ले। अब यहाँ पे मैंने पास तो किया नहीं, चलो मैं पास करता हूँ दूसरा नाम, ठीक है, मैंने पास किया। देखो पास करते ही इसने इसको नहीं लिया, इसको लिया, तो कहने का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट इक्वल टू लिखा ना मैंने, की एंड वैल्यू फॉर्मेट में होता है वो। ये नेम तो इसका की है और इसके वैल्यू ऐसे है, तो नेम तो इसका की है और वैल्यू ऐसे है। यदि आपको की एंड वैल्यू इक्वल टू में दिखेगा वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहलाएगा, राइट। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया डिफ़ॉल्ट आर्ग का। अब एक और चीज़ करते हैं। अब कुछ आपने ऐसा देखा होगा, स्टार आर्ग्स, आपने देखा होगा स्टार आर्ग्स लिखा हुआ कहीं पे होता है, स्टार आर्ग देखा होगा ना ऐसा। ये क्या होता है, नहीं ये कीवर्ड नहीं है, स्टार आर्ग, लिस्ट ऑफ ARGS होता है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स होता है। कीवर्ड आर्गूमेंट बाद में बताएंगे। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट होता है। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट के लिए आर्गूमेंट की आपको लिस्ट मिल रही है। और आर्गूमेंट लिस्ट कैसे मिलती है भाई, जैसे पहला आर्गूमेंट है ना, तो अभी यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, चलो तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं इन आर्गूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, तो ARGS इसको प्रिंट करेंगे, राइट। ये हो गया, देखो क्या आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट आर्गूमेंट प्रिंट किया है, हु इज पोजीशन आर्गूमेंट, हु इज टेक 0 पोजीशन आर्गूमेंट एंड इट्स बट गिवन 2, राइट। ये हो गया। ये बोल रहा है कि सॉरी नोट स्टार आर्ग्स, नोट स्टार। देखो 2 चीज़ होती है, एक तो डबल स्टार होता है, एक सिंगल स्टार होता है। सिंगल स्टार का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, राइट। सिंगल स्टार का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, तो कीवर्ड आर्गूमेंट, राइट। तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल कीवर्ड आर्गूमेंट को लिखने के लिए कि देखो मैं आपको फंडामेंटली करके दिखाता हूँ कि WARGS। अब मैंने डबल स्टार लिखा, ठीक है, ऐसा लिख दिया, नहीं मैं दोनों करके दिखाता हूँ। कीवर्ड आर्गूमेंट हो गए, राइट। और कीवर्ड आर्गूमेंट मैंने भेजा यहाँ पे, कीवर्ड का मतलब तो कोई भी की एंड वैल्यू की फॉर्मेट भेजना, राइट।
जैसे नेम भेजा और यहाँ पे बाबा बॉस भेजा, ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एक और कीवर्ड आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम डॉग, ठीक है, और डॉग को प्रिंट करता हूँ तो भी आ रहा है। इसका मतलब है कीवर्ड जो लिखा होता है ना KWARGS, वो एक सिर्फ याद रखने के लिए सभी लोग ऐसा ही लिखेंगे, कन्वेंशनल है। क्या है? कन्वेंशनल है। तो कीवर्ड आर्ग हो गया और एक आर्ग्स हो गया, राइट। तो 1 स्टार आर्ग का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, और डबल स्टार आर्ग का मतलब होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कीवर्ड्स ठीक है, कीवर्ड्स आर। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया डबल स्टार सिंगल स्टार आर्गुमेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो आप ना फंक्शन के बेसिक कोर फंडामेंटल अपने क्लियर हो गए। अब हम क्लास की बात करते हैं। देखो क्लास में क्या होता है, क्लास को डेफिनेशन सिंपल क्लास के नाम से लिखते हैं, CLASS, और क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं जैसे कि अपन एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, ट्री की क्लास बना। ट्री कैसे लिखते हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर नोड बनाया, ठीक है, ये अपन एक क्लास बना लिया, राइट, ये अपन एक क्लास बना लिया। तो क्लास का नाम, तो सिंपल क्लास कैसे बनाएंगे? क्लास में क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब क्लास में एक और जावा में पढ़ा हुआ आपने कंस्ट्रक्टर होता है, तो इसमें पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इनिट फंक्शन होता है, ठीक है। तो अपन एक इनिट फंक्शन बनाए। इनिट फंक्शन बिहेवियर कैसे करता है? कंस्ट्रक्टर। और इसमें जो जैसे जावा में दिस कीवर्ड होता है ना, ऐसे पाइथन में सेल्फ कीवर्ड होता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और हमने यदि ट्री बना रहे तो ट्री का आइटम इसमें पास कर दिया, राइट, ऐसे होता है। अब ट्री, तो अब इस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी अपन जो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे कुछ भी लिखना होता है, जैसे कि LEFT लेफ्ट की वैल्यू नन कर दिया, और LEFT राइट सेल्फ डॉट RI की वैल्यू नन कर दिया, और SELF सेल्फ डॉट ITM इक्वल टू ITM कर दिया, ठीक है। तो ये अपना बेसिक क्लास बना दिया। अब इसमें एक और बना देते हैं सेट वैल्यू का ना, गेट वैल्यू कर देते हैं, गेट आइटम। यदि कोई आइटम को गेट करना है, CLF है ना, और RETUS रिटर्न डॉट SELF सेल्फ डॉट। ये तो मैंने क्या है कि ट्री का थोड़ा बता दिया, बट मैं ये बता दूँ कि बस क्लास लिखेंगे कैसे। तो ये नोड क्लास होगी। अब देखो क्लास लिख दिया मैंने, क्लास का एक फंक्शन बना लिया और क्लास का नाम बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब क्लास कॉल कैसे करेंगे? क्लास को कॉल करने के लिए क्लास का सिंपल नाम लिखेंगे और उसका जैसे सिंपल नोड ले लिया। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में यदि कोई आर्गुमेंट पास कर रखा है तो वो हमें पास करना पड़ेगा। जैसे आइटम पास करा तो 4 पास कर दिया, तो अपने कंस्ट्रक्टर बन गया, राइट, ये हो गया। अब सेट आइटम, अब चेक करना है कि इस आइटम की वैल्यू क्या है, 4 है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब इनको कोड कॉल करने के लिए अब कोई भी जैसे ये ऑब्जेक्ट बना लिया नोड, ये क्लास होगी, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन लिया, नोड ऑब्जेक्ट है, इस फंक्शन को कॉल करना है। चलो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल किया और इसकी वैल्यू 4 प्रिंट हो गई, राइट। तो बेसिक क्लास समझ में आ गया आपको सभी को, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल पाइथन की एक क्लास को अपन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।